सोचो आज हम चालू करने आ रहे हैं आपके क्लास 11th का एक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, छोटा चैप्टर भी है, चैप्टर का नाम भी है ऐसा ही कुछ, नाम है इसका स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम बात करने हैं छोटे व्यवसायों के बारे में कि आखिर स्मॉल बिजनेस होते क्या हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और काफी इजी तरीके से बात करेंगे ताकि आपको हर कुछ अच्छे समझ आ जाए। देखो सबसे पहले ऐसा कि हमने बात किया इस चैप्टर का नाम ही है स्मॉल बिजनेस, तो आखिर स्मॉल बिजनेस होता क्या है समझना ध्यान से। तो देखो स्मॉल बिजनेस होता क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें तो स्मॉल बिजनेस आर दोज बिजनेस विच रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल बट मच लेबर फोर्स। यानी कि वह बिजनेस जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको कैपिटल तो ज्यादा नहीं चाहिए, पूंजी तो ज्यादा नहीं चाहिए, हाँ, बट उसके अंदर आपको लेबर फोर्स ज्यादा चाहिए होता है। स्मॉल बिजनेस वही होता है ना जिसमें आप मशीन ज्यादा नहीं लगाते हो, आप ज्यादा कैपिटल नहीं लगाते हो, बल्कि आप वहां पे क्या लगाते हो, ज्यादा लेबर फोर्स लगाते हो। ठीक है भाई, सुना है चीज। और अकॉर्डिंग टू MSME एक्ट होता है, याद रखना, MSME, MSME, M का मतलब होता है माइक्रो, S का मतलब होता है स्मॉल, M का मतलब होता है मीडियम और E का मतलब होता है एंटरप्राइज। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू MSME डेवलपमेंट एक्ट बना था एक, अभी हाल ही में। देखो इससे पहले जो एक्ट था ना वो होता था 2006, क्या रखना, जो इससे पहले एक्ट था वो था 2006। और जब कोरोना चल रहा था ना हमारा कोरोना, तो कोरोना के काल में ना जो निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने एक नया MSME को रिप्रेजेंट किया था, एक नया एक्ट बना था अभी हाल ही के अंदर। ठीक है, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग किसको कहा जाता है आज के टाइम में स्मॉल बिजनेस, तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के साथ बता रहा हूं मैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कितना पैसा लगाना चाहिए। तो देखो, तो MSME एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग हम, M का मतलब है यहां पर कौन सा, माइक्रो, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, तो हम सूक्ष्म बिजनेस उसको कहेंगे जिसकी इन्वेस्टमेंट कितने की हो, 1 करोड़ की, पर पूरे साल का टर्नओवर जो है वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ से। अब पूरे साल टर्नओवर का समझते हो ना, टर्नओवर का मतलब है कि उसने पूरे साल 5 करोड़ से ज्यादा का काम नहीं किया हो। इन्वेस्टमेंट लगी है 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट लगी है कितने, 1 करोड़ की, बट पूरे साल जो उसने धंधा किया हो कितने से ज्यादा ना हो, 5 करोड़ से ज्यादा ना हो। उसी प्रकार से स्मॉल बिजनेस को कहा जाएगा जो कितने का इन्वेस्टमेंट हो, 10 करोड़ का, बट वहां पर जो टर्नओवर हो वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं हो। और वहीं मीडियम बिजनेस को कहेंगे जो है इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ और जो उसकी टर्नओवर होनी चाहिए वो 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुना है चीज, स्मॉल बिजनेस होते क्या है और MSME एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग क्या है, किसको कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए और टर्नओवर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सुना है भाई ये चीज। अब आगे अगर हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं क्या, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस। देखो जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्मॉल बिजनेस ऐसे बिजनेस हैं जिसमें ज्यादा पूंजी तो नहीं चाहिए, बट हाँ उसमें लेबर ज्यादा चाहिए होता है। और स्मॉल बिजनेस जो है ना वो कहीं ना कहीं लघु व्यवसाय जो है वो देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और खास करके उन क्षेत्रों में जो रूरल एरिया है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है। तो वही क्वेश्चन आता है क्या, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, यानी अगर हम बात करें तो ग्रामीण भारत के अंदर स्मॉल बिजनेस का क्या रोल हो जाता है। तो पहली बात तो ये ग्रामीण भारत के अंदर पहला इनका रोल क्या है, ये क्या प्रदान करते हैं, रोजगार। मैंने बताया है कि ये कैपिटल कम लगेगी बट लेबर ज्यादा लगेंगे, तो रोजगार प्रदान करता है। दूसरा, रूरल डेवलपमेंट करता है, ग्रामीण विकास भी करता है। अब ग्रामीण विकास करने का मतलब आप समझ रहे हैं कैसे, जैसे कि मान के चलो एक गांव है, एक गांव के अंदर ना, अच्छा हम सबको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी ना कहीं पर भी एक इंडस्ट्री खुल जाती है ना, तो इंडस्ट्री खुलने के साथ ही क्या होता है, आसपास की सिविलाइजेशन डेवलप कर जाता है। एग्जांपल के तौर पर मान के चलो, मैंने कहा ना एक इलाका है, बहुत ही बेजान सा इलाका है, यहाँ पर ना 2 फैक्ट्रियां खुल गई, और वो फैक्ट्रियां यहाँ पर अगर खुली है ना, तो जब फैक्ट्रियां खुलती हैं तो भाई दूर से लोग यहाँ पे काम करने आएंगे। जब काम करने आएंगे तो एक बंदा देखेगा कि भाई यहाँ पे लोग आ जाते हैं, तो भाई यहाँ पे एक छोटू चाय की टपरी खुल जाएगी, छोटू चाय की टपरी भी खुलेगी यहाँ पर हमारे पास। फिर साथ ही साथ हम बात करेंगे तो लोग ना आने जाने के लिए, जो लोग डेली अप डाउन करते हैं, तो उनको यहाँ पर रहने के लिए एक बंदा क्या करेगा, छोटा सा ना रूम मकान बना लेगा, उनको किराए पर दे देगा। ठीक है, ऐसे में फिर क्या होगा कि लोग यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे, ये भी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अब जब ये भी हो गया, लोग भी रहना शुरू कर दिए, तो फिर 1-2 हॉस्पिटल खुल जाएंगे वहां पर। फिर सरकार को भी नजर जाएगी यहाँ पर कि भाई यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यानी वोट बैंक है यहाँ पर, फिर सरकार यहाँ पर अदर काम भी करवाना शुरू कर देती है। तो इंडस्ट्री खुलते ही कहीं ना कहीं क्या होता है, आसपास का जो पूरा सिविलाइजेशन है ना वो चेंज हो जाता है, पूरी सभ्यता का विकास हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो जो स्मॉल बिजनेस है वो क्या करता है रूरल इंडिया के अंदर, तो ये ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
और साथ ही साथ ये क्या करता है, देश की इकोनॉमी में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्शन होगा तो देश की जीडीपी ग्रो करती है, देश की इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है, एक और रोल क्या है इसका, तो और साथ ही देखो इन जो मैंने बताया ना, ये आमतौर पे ये स्मॉल बिजनेस होते हैं, वो अगर कभी भी खुलते हैं ना छोटे या पिछड़े इलाकों के अंदर, तो उन इलाकों में जो वहां के रिसोर्सेज अभी तक बेयूज हो रहे थे, उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उनका बेहतर इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। किसके द्वारा, स्मॉल बिजनेस के द्वारा। साथ ही साथ इससे क्या होता है, जो चेंज इन लाइफ स्टाइल, जो गांव के लोगों की जो रहन सहन होती है, जो उनकी लाइफ स्टाइल होती है, उसमें परिवर्तन देखने को हमें मिल जाता है। और फिर एक और चीज क्या होता है हमारे पास, लेस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि कहीं ना कहीं जो कृषि पर जो बर्डन है वो भी कम आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गांव में जो लोग होते हैं आमतौर पर किस पे लगे होते हैं, कृषि पर, बट जब उद्योग खुल जाएंगे तो वहां पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस पर जो प्रेशर है वो भी कम पड़ेगा। और साथ ही साथ गरीबी में जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी गरीबी में भी क्या आएगी, कमी आएगी। पॉवर्टी का होता है गरीबी। ठीक है, सुनाया। तो ये सारे जो रोल हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसके, स्मॉल बिजनेस के। ठीक है ना, अगर हम बात करेंगे अब जो अगला टॉपिक होता है हमारे पास वो है इसके बारे में, तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश इन द रूरल, बैकवर्ड और हिली एरिया। तो कहते हैं ग्रामीण, पिछड़े व पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग, कौन कौन से प्रकार के उद्योग खुलते हैं या कौन कौन से उद्योग लग सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में ना आमतौर पे ऐसे उद्योग लगते हैं जो कौन से बेस्ड हो, एग्रो बेस्ड हो। एग्रो बेस्ड का मतलब होता है एग्रीकल्चर, कृषि आधारित, जिनका कच्चा माल कहां से आता हो, कृषि से ही आता हो। ठीक है, तो आमतौर पे इन छोटे या इन पिछड़े या फिर इन पहाड़ी इलाकों में वो उद्योग खुलते हैं जो कौन से आधारित होते हैं, कृषि आधारित होते हैं, और इनका कच्चा माल कहां से आता है, एग्रीकल्चर से ही आता है। जैसे कि गन्ने से गुड़ बनाना, सही चीज, ये सारी चीजें हो जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री को हम कहते हैं कुटीर उद्योग। कौन सा, कुटीर उद्योग। अब कुटीर उद्योग में क्या होता है, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालना, साथ ही साथ हथकरघा उद्योग, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसमें देखो ना वो बांस की लकड़ियों से वो टोकरी बनाई जाती है, ये सब कुछ, ये सारे काम इसके अंदर हो जाते हैं। और तीसरा ऐसे उद्योगों में जो इंडस्ट्री खुलती है वो होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। खादी वो ग्रामीण उद्योग, जिसमें देखते हैं ना सूत काटना, जो उसे खादी वस्त्र बनाना, ठीक है, बुनाई या फिर बढ़ई का काम, मोमबत्ती बनाना, ये सारे काम इसके अंदर बेसिकली आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इन सबके बाद, तो जो टॉपिक होता है वो ये हमारे पास कि आखिर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर दिस इंडस्ट्री। तो ये जो ग्रामीण, पिछड़े या फिर पहाड़ी एरिया है, इनमें जो भी उद्योग खुलते हैं, चाहे वो जितने भी प्रकार के थे, उनको आर्थिक सहायता या फाइनेंशियली हेल्प पहुंचाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक तो काम करती हैं, चाहे शहर हो या गांव हो, हर जगह वाणिज्य बैंक जो है वो कहीं ना कहीं उद्योगों को मोटिवेट करने के लिए, इंडस्ट्री को मोटिवेट करने के लिए हमेशा काम करती है, चाहे उनको लोन देना हो या उनके डिपॉजिट्स को स्वीकार करना हो। ठीक है, दूसरा काम जो होता है इनका वो क्या होता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। एक और बैंक है जो इसलिए काम करते हैं, उसका नाम है भूमि विकास बैंक। ये होता क्या है, तो दीज बैंक्स गिविंग लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर सम स्पेशल पर्पस। ये जो बैंक होते हैं ना, कौन से, लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक, ये क्या करते हैं, तो ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ के उद्योगों को कई सारे लोन या लॉन्ग टर्म ऋण प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको लोन दे देते हैं इसलिए ताकि वो अपने पुराने लोन चुका सकें, ठीक है, या फिर कुछ मशीन खरीद सकें। साथ ही साथ एक और होता है हमारे पास, वो होता है आरआरबी। अब आरआरबी की फुल फॉर्म क्या होती है, रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नाम से पता चल रहा है ये कौन सा आपका रीजनल रूरल बैंक, नाम से पता चल रहा है क्या काम करेगी ये, तो ये क्या करेगी, यह जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना उनको या वहां के स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो अभी तक 3 हमने पढ़े एजेंसी जो काम करते हैं यहाँ के इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए फाइनेंशियली। कौन कौन सा था, कॉमर्शियल बैंक, आपका भूमि डेवलपमेंट बैंक यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक, और तीसरा हो गया आपके पास आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो कि क्या काम करता है, हेल्प करता है फार्मर्स को, या फिर हम बात करते हैं लेबर्स को, या फिर हम बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करने के लिए या फिर मशीन दिलाने के लिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अगला, तो ये होता है आपका नाबार्ड। देखो नाबार्ड की फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि आपका कौन सा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण व कृषि विकास का राष्ट्रीय बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण व कृषि विकास का राष्ट्रीय बैंक। इसकी स्थापना पूछ सकता है आपसे, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को, नाबार्ड। ठीक है,
नाबार्ड ना एक तरह से काम करता है सरकार के एजेंसी के तौर पर, ठीक है, सरकारी एजेंसी के तौर पर। इसका काम ही देखो नाम से पता चल रहा है, कौन सा बैंक है जो रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर के लिए काम करता है। इकोनॉमी के अंदर भी हम बात करते हैं इस बैंक के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट बैंक होता है हमारा ये, ठीक है। ये क्या करता है, इसके कई सारे काम है, जैसे फाइनेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कि जो कृषि क्षेत्र में जो क्रेडिट प्रोवाइड करना, साख प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, वो करता है। साथ ही साथ इंस्पेक्ट द आरआरबी, ये जो आरआरबी बनाए गए हैं ना, ये अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इन पे भी निगरानी रखने का काम इसी का होता है। और साथ ही साथ एजेंट एज पर द आरबीआई, यानी कि आरबीआई के तौर पे एक एजेंट का काम करता है कि भाई इनको लोन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, अगर लोन मिल रहे हैं तो कहीं लोन की रेट ज्यादा तो नहीं हो रही है, तो ये सबको चेकआउट करता है नाबार्ड, ठीक है। अब नाबार्ड के बाद एक बैंक होता है आपके पास, कौन सा, तो अभी तक हमने 4 तरह की बात किया। हमने बात किया था लैंड डेवलपमेंट बैंक, हमने बात किया था कॉमर्शियल बैंक, हमने बात किया आरआरबी, देन हमने बात किया था नाबार्ड। अब जो आपके पास 5वां होता है सिडबी। सिडबी का मतलब क्या है हमारे पास, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो द मेन एम इज टू प्रोवाइड द स्मॉल इंडस्ट्री फाइनेंस, नाम पता चला है ना, स्मॉल इंडस्ट्री। तो ये एक ऐसी बैंक होती है जो क्या करती है, लघु उद्योगों को ऋण प्रोवाइड करने का काम करती है, फाइनेंस या वित्त सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। और इट आल्सो प्रोवाइड सम नॉन फाइनेंशियल हेल्प भी, और कुछ नॉन फाइनेंशियल हेल्प भी इनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, टू प्रोवाइड ऑन इजी टर्म्स, टू प्रोवाइड लोन ऑन इजी टर्म्स, यानी कि भाई जो लोन प्रोवाइड करना किससे, सस्ते दरों पर। और साथ ही साथ अल्सो इन्फॉर्म अबाउट द टेक्निकल फैसिलिटीज, उनको बताना कि टेक्निकल फैसिलिटीज के बारे में, तकनीकी सुविधाओं के बारे में उनको बताना, ये काम करता है। फिर बात करते हैं एनएसआईसी, यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। अब याद रखना ये एक कॉर्पोरेशन है, तो कॉर्पोरेशन के बारे में हमने पढ़ रखा है, ये क्या होती है, एक तरह से ये काम करती है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के तौर पे, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है ये, ठीक है। यानी एक ऐसी कंपनी है, ये एक ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट की है, लिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है। और ये वही है हमारे पास, तो इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, तो यह केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। और इसके काम की क्या क्या होता है, इसके काम क्या क्या होते हैं हमारे पास, तो पहला प्रोवाइड इंपोर्टेड मशीन, जो आयातित मशीन होते हैं ना, इंपोर्टेड मशीन, उनको प्रोवाइड करना। दूसरा प्रोवाइड करना एडवाइजरी सर्विस, सलाहकार सुविधाएं प्रोवाइड करना इन स्मॉल इंडस्ट्रीज को, कि भाई ये आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप पैसा लगाइए मत लगाइए, सारे काम ये हेल्प करती है, ठीक है। साथ ही साथ हेल्प इन एक्सपोर्टिंग ऑफ एसएसआई, एसएसआई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं ना, उनको हेल्प करती है कि देखो आमतौर पर ना जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं ना, वो एक्सपोर्ट करने में, यहाँ से विदेश माल बेचने में हिचकिचाते हैं, कहीं रिस्क ना हो जाए, पैसे ना डूब जाए, तो उनको इसके लिए मोटिवेट करती है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इंपोर्ट के लिए भी हेल्प कराती है और एक्सपोर्ट करने के लिए भी उनको हेल्प करती है, ठीक है। फिर अगला होता है हमारे पास हेल्प इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, उनके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को अपडेट करना, उनको सलाह देते रहना, ये सारे काम किसका होता है, आपका नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ये एक तरह से सरकारी संस्था होती है जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1955 में की गई थी, ठीक है। और एक लास्ट होता है हमारे पास जो एक और इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका DIC, यानी कि जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। देखो ये क्या होता है हमारे पास, तो ये एक्ट करती है एज अ फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डिस्ट्रिक्ट, नाम से पता चला है ना, जिला औद्योगिक केंद्र। तो यानी कि एक ऐसा बैंक है या एक ऐसी संस्था होती है जो जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने के लिए काम करती है, ठीक है। दूसरा आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट फॉर सेटिंग अप द एसएसआई, और साथ ही साथ इन जिला लेवल पर, जिला स्तर पर हम कौन कौन से क्षेत्र में या कौन कौन से विभागों पे या कौन कौन से कार्यक्रम के लिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए स्मॉल स्केल बिजनेस खोल सकते हैं, उसके लिए भी ये मोटिवेट करती है। साथ ही साथ प्रोवाइड करती है मार्केटिंग सपोर्ट, साथ ही साथ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, छोटे पैमाने के उद्योग, उनको मार्केटिंग सहायता प्रोवाइड करना। और एक लास्ट होता है हमारे पास, ये लिंक करती है किसके किसके बीच में, जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यम है हमारे पास, एंटरप्रेन्योर और किसके बीच में, जो आपके डिस्ट्रिक्ट बैंक्स होते हैं उनके बीच में ये क्या करती है, लिंक प्रोवाइड कराती है, ठीक है। सुना है चीज, तो क्या काम है इसका, अगर हम बात करें तो DIC का डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल बैंक या सेंटर, ये क्या होता है हमारे पास, तो नाम से पता चला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये क्या करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करती है, उनको हेल्प करती है नए नए आइडिया देने के लिए, उनको हेल्प करती है मार्केटिंग सपोर्ट दे करके, और साथ ही साथ लिंक करती है एंटरप्रेन्योर
और एंटरप्रेन्योर के तौर पर, और प्लस में बैंक में, यानी कि बैंक और स्मॉल स्केल जो के कंपनी के जो मालिक होते हैं ना, इन दोनों के बीच में लिंक कराने का काम भी कौन करती है? आपके DIC करती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो देखो, जैसा कि अभी तक हमने बात किया था ना कि आखिर जो आपके स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग, तो इनके लिए कौन कौन सी एजेंसीज थी, हमने बात किया था NSIC, DIC के बारे में, ठीक है, RRB के बारे में, नाबार्ड के बारे में हमने बात किया ना। अब हम बात करते हैं क्या कि आखिर ना सरकार जो सरकार है आपका, वो इन एरियाज में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो बैकवर्ड इलाके होते हैं या जो हिली एरियाज हैं, जो स्मॉल स्केल या बैकवर्ड इलाके हैं, इन इलाकों में उद्योगों को प्रमोट करने के लिए आखिर कौन कौन से काम करती है? तो सरकार यहाँ पे क्या काम करती है? तो पहला जो काम करती है सरकार, वो क्या करती है? डेवलपमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। सरकार जो है वो इन उद्योगों, मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है, अब उस पहाड़ी क्षेत्र में अगर मान के चलो आने जाने का रास्ता ही बेहतर नहीं होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिजली का प्रबंध होना, परिवहन ट्रांसपोर्ट इजिली जा पाए वहां पर, ठीक है, समझ गए, हॉस्पिटल हो आसपास, ऐसा ना हो कि वर्कर काम कर रहा, वर्कर की उंगलियां दब गई तो वर्कर जब तक उंगली ठीक करवाया जाता तो वो मर जाए, खून निकल के उसका, ठीक है भाई। तो ऐसा मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर कि सरकार ने यहाँ पे कौन कौन से इनिशिएट किए हैं ताकि इन क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ाया सके। तो सरकार ने सबसे पहला क्या किया है? तो यहाँ पर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, यानी आधारिक संरचना को बेहतर बनाया। दूसरा, सरकार क्या करते हैं, इन एरियाज में कहती है कि भाई जो इन एरिया में आकर के इंडस्ट्री लगाएगा ना, हम उसे टैक्स में भी रिबेट करेंगे, यानी कि टैक्स में भी छूट प्रदान कर देंगे, ठीक है भाई, समझा। तीसरा, चौथा पॉइंट क्या होता है? लैंड एट कंसेशनल रेट। साथ ही साथ जो बंदा यहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है या जो बंदा यहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहता है ना, उसको जमीन प्रोवाइड कराएंगे, वो भी अफोर्डेबल रेट के ऊपर, कि हाँ भाई इजिली आप अफोर्ड कर सकते हो उसको, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे तो अगला जो है आपका पास चौथा क्या काम किया गया है? तो इनको कहीं ना कहीं फाइनेंस प्रोवाइड करवाया है सरकार ने। यहाँ पे सरकार इनको क्या करती है? लोन प्रोवाइड कराती है, वो भी एक इजी रेट पर। और देन क्या होता है हमारे पास? प्रोवाइड करती है सब्सिडी, यानी कि आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। आर्थिक सहायता प्रदान करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान के चलो बिजली बिल आता है ना, बिजली बिल तो कभी माफ कर देना, अनुदान कर देना, तो ये सारे काम इसके होते हैं। सुना है चीज? तो सरकार ने यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया, टैक्स में डिस्काउंट दे देती है। तीसरा, सरकार जो है वो क्या करती है? लैंड यानी जो जमीन बांटती है, जमीन देती है इन लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल रेट के ऊपर। चौथा, फाइनेंस यानी लोन प्रोवाइड करना सस्ते दामों के ऊपर, सस्ते ब्याज पर। और एक और होता है क्या? प्रोवाइड करती है सब्सिडी, यानी कि आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ठीक है भाई। आर्थिक सहायता हो गया यहाँ पर क्या कि एक बिजली बिल माफ कर देना, ये सारे काम यहाँ पे सरकार इनके द्वारा कर रही है। अगला, तो हमने देख लिया कि आखिर सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव किए हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं ताकि भाई इन उद्योगों में जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर क्या हो सके, उद्योग जो है, इंडस्ट्री जो है डेवलप कर सके। फिर अगला जो टॉपिक होता है हमारे पास वो होता है क्या? अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। देखो एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है समझना ध्यान से, अगर मैं आपको बताऊं ना, देखो ध्यान समझना। जैसे कि मान के चलो एक व्यक्ति है ज्ञानी, और उस ज्ञानी के मन में एक ज्ञान आया, एक विचार आया कि भाई मुझे ना एक ऐसी इंडस्ट्री खोलनी है जहां पर मैं क्या कर सकूं, जहां पर मैं ना बीड़ी बनाऊं, पर बीड़ी भी कैसी बनाऊं जो इको फ्रेंडली हो, बंदा पिए पर ना सामने वाले को कोई गंध लगे ना उसको, यानी कि बंडल बनाना है उसे बीड़ी का। अब ये जो विचार था ना, ये विचार जब उसके मन में आया और इस विचार को एग्जिस्ट करवाने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमिता। यानी उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसमें सेटिंग अप one's own बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परसुइंग एनी अदर एक्टिविटीज, मतलब किसी दूसरी एक्टिविटी से बिल्कुल हट करके एक ऐसे विचार को सोचना और उस विचार को कहीं ना कहीं एक स्वरूप प्रदान करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं उद्यमिता, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अगर हम बात करें, देखो एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जिसके मन में ये विचार आया और उस विचार को, होल आइडिया को एक एस्टेब्लिशमेंट देना, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्राइज क्या होता है? वो जो उसका रिजल्ट निकल कर आया। मान के चलो ज्ञानी ने सोचा, ज्ञानी बंदा हो गया आपका एंटरप्रेन्योर, यानी कि व्यक्ति। जो विचार आया था इसके मन में इको फ्रेंडली बीड़ी बनाने का, वो हो गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप। और जब फैक्ट्री लग गई, बन गया मंडल बंडल, तो ये हो गई आपका कौन सा? एंटरप्राइज। क्या हो गया? एंटरप्राइज, ठीक है भाई ना। अगर हम बात करेंगे, अब देखो, अब हम बात करते हैं क्या फीचर्स क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो
तो एंटरप्रेन्योरशिप के कई सारी विशेषताएं होती है। सबसे पहला मैंने बताया क्या होता है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्रमबद्ध प्रक्रिया का मतलब समझते हो क्या, कि मतलब इसके अंदर ना हमें क्योंकि ना एंटरप्रेन्योरशिप में है क्या, एक आइडिया को आपको एक रूप प्रदान करना है। अभी ऐसे तो हो नहीं पाएगा कि चाहे चलो भाई मन में ख्याल आया और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा फिर वो आपका बिजनेस। तो इसके लिए क्या है, पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जिसमें एक लेंथी प्रोसेस है। विचार आएगा, उस विचार के बारे में रिसर्च करेंगे, फिर देखेंगे कि ये विचार सच में एग्जिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कितना बेनिफिट है क्या नहीं है, फिर उसके बाद उसको एग्जिस्ट करवाते हैं ना। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी क्रमबद्ध प्रक्रिया, जिसमें हम व्यवसाय के विचारों को स्वस्थ रूप देते हैं, एक से एक अच्छा रूप प्रदान करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये ऑल्सो हेल्प करता है डेवलपिंग एंड ग्रोइंग द कंट्री। एंटरप्रेन्योरशिप एक विचारधारा है जिसमें हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ नया सोचेगा, और जब भी नया सोचेगा तो उसका रिजल्ट क्या है, इंडस्ट्री सेटअप होगी, और इंडस्ट्री सेटअप होगी, उद्योग बनेगा, तो वहां पे क्या होगा, प्रोडक्शन, और जब प्रोडक्शन होगा तो देश का विकास होगा ही होगा, और प्लस में जो उस बंदा है उस व्यक्ति का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है भाई। तीसरा क्या होता है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मेन मोटिव क्या है इसके पीछे, विचार लाने के पीछे कोई ना कोई तो एक मोटिव है ना। हो सकता है इसके दो मोटिव हो ज्ञानी के, कि भाई लाभ कमाना, और दूसरा समाज को, सामाजिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ना, सामाजिक कल्याण। तो उद्यमिता जो है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके एक फीचर ये है क्या, कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। करने के पीछे कोई ना कोई एक सोच जो है, थिंक, वो पहले से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो पहला एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। दूसरा, इससे देश का और कहीं ना कहीं व्यक्ति के पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट होता है। तीसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि ऐसी प्रक्रिया है जो कि कहीं ना कहीं लक्ष्य निर्धारित है। ठीक है। चौथा, इट इज एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस, और यह क्या है, एक इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस है, नव प्रवर्तन और संरचनात्मक प्रक्रिया है। इनोवेटिव और क्रिएटिव का मतलब मैं एक बता रहा हूं कि एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नए विचार को रूप प्रदान करते हैं। मैंने कहा ना, एक ऐसा आइडिया सोचना जो मार्केट में एग्जिस्ट ना करे, सबसे अलग हट करके विचार बनाना। ठीक है। देन इट असेंबल्स द रिसोर्स ऑफ फॉर गेटिंग द मोस्ट ऑफ आउटपुट। और कहीं ना इस विचार में, एंटरप्रेन्योरशिप में होता क्या है, कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि मैंने कहा एक मेंटली प्रोसेस में बहुत ज्यादा लगता है, तो इसमें आप करते क्या हो, तो आपके पास जो भी संसाधन है ना, आप ये ट्राई करते हो कि आखिर उस संसाधन से, उस रिसोर्सेज से कितना ज्यादा बेहतर प्राप्त किया जा सकता है। और देन आपके पास होता है क्या, इट इन्वॉल्व्स रिस्क। इसमें क्या होता है, जोखिम भी है ना। अब मान के चलो हमने कह तो दिया हम एक ऐसा बीड़ी बनाएंगे जो कि क्या हो, समाज में इको फ्रेंडली हो, पीने वाले को भी मजा आए और बाजू वाले को भी मजा आए। तो अब इसमें रिस्क तो है, क्या पता ना चले, समझ गए चीज। हाँ, तो ये जो टॉपिक था आपका, ये टॉपिक है आपका कि आखिर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उद्यमिता क्या होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक आइडिया सोचते हैं और उस आइडिया को वास्तव में एग्जिस्ट कराते हैं। मैंने एग्जांपल दिया अभी, ज्ञानी नाम के एक बंदे के दिमाग में ज्ञान आया। ज्ञान क्या था, एक ऐसा बीड़ी बनाना जो पीने वाले को भी मजा आए और बाजू वाले को मजा आए, यानी धुआं भी ना निकले। ठीक है, अब ये आइडिया है, तो ये आइडिया जिसके मन में आता है वो बंदा कहलाता है एंटरप्रेन्योर, यानी कि पर्सन। जो विचार है ये पूरा, इसके लिए जो भी प्रोसेस किया जाएगा वो है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता। और इसके लिए जो बाद में बिजनेस सेटअप होती है ना, उस बिजनेस को हम कहते हैं एंटरप्राइज। ठीक है, और ये थे आपके इसके बेनिफिट्स, सॉरी फीचर्स इसके। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे क्या होता है हमारे पास। तो देखो, अब अगला जो टॉपिक होता है वो टॉपिक है क्या, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता की प्रक्रिया क्या है। देखो प्रोसेस में क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, सेल्फ डिस्कवरी, स्वयं की जांच करना, स्वयं रिसर्च करना कि व्हाट यू वांट टू डू। कि देखो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मतलब बेसिकली ये बात होता है कि आखिर आप क्या करना चाहते हो। एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया आने से पहले भी आप ये देखते हो ना कि आपको किसमें दिलचस्पी है। अब मान के चलो आइडिया तो बहुत सारे आते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं बीड़ी बनाऊंगा ऐसा, बट कोई बंदा खुद ही बीड़ी ना पीता हो तो क्या वो ऐसे आइडिया क्रिएट कर पाएगा, नहीं। तो पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि आपका मन किसमें लगता है, व्हाट यू वांट टू डू। तो सबसे पहले होता है सेल्फ डिस्कवरी करना, फिर उसके बाद होता है आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, फिर होता है अब आपने जो अपना सोच लिया कि हाँ भाई मुझे ये करना है, तो आप ये देखो कि उसके लिए कितना अवसर है मार्केट में, क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, अवसर है कि नहीं है। ठीक है, अवसर की खोज करना। फिर उसके बाद होता है जनरेटिंग इवेल्युएटिंग द आइडिया। पहले आपने देखा कि आपको क्या करना था, फिर आपने देखा इसके लिए कितना अपॉर्चुनिटी है, इसका क्या आगे चल के हो सकता है, काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितना। ऐसा तो नहीं है कि 1-2 साल चले बिजनेस फिर बंद हो जाए। फिर उसके बाद आप पूरा आइडिया तैयार करते हो, आप एक पूरा प्लान तैयार करते हो। ठीक है, मतलब एक विचार तैयार करते हो, फिर उस विचार के लिए आप करते हो प्लानिंग। क्या करते हो, प्लानिंग। जैसे मान लो मैंने कहा
कि मान के चलो किसी व्यक्ति के मन में आया कि भाई मैं जो हूं, मैं ना एक अच्छा मिठाई वाला बन सकता हूं, क्योंकि मेरा खानदान में खानदानी काम ही मिठाई वाला, ठीक है। उसके लिए उसने सोचा कि आगे चल के क्या है अपॉर्चुनिटीज। तो उसने देखा कि भाई जनसंख्या तो बढ़ ही रही है और लोग छठी हो या फिर कुछ भी हो देश के अंदर, तो मिठाई तो चाहिए चाहिए। अब जो अपॉर्चुनिटी है बहुत, फिर अब उसके लिए वो आइडिया सोचेगा कि आखिर भाई मैं कहाँ लगाऊं, किस जगह सेटअप करूं, ठीक है। फिर इसके लिए प्लान करेगा, क्या योजनाएं बनाएगा, और योजनाएं बनाने के बाद फिर वो अब इसके लिए पैसे जुटाएगा, पूंजी इकट्ठा करेगा, और पूंजी इकट्ठा करने का जो लास्ट होता है क्या, स्टार्टअप करेगा और ग्रो करना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका किसका, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, अब होता है स्टार्टअप के बारे में कि आखिर स्टार्टअप क्या होता है। तो स्टार्टअप या स्टार्टअप स्कीम की बात करते हैं। स्टार्टअप योजना क्या है, तो कहते हैं अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था आपका स्टार्टअप इंडिया। हुज ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बेस फाउंडेशन फॉर एम्पावरिंग एंड मोटिवेटिंग द इनोवेटिव एंड स्टार्टअप द कंट्री। देखो सुनो क्या है, कहते हैं क्या स्टार्टअप इंडिया स्कीम होता क्या है। तो ये भारत सरकार के द्वारा तय की गई या भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया एक बहुत बेहतर कदम है, जिसके तहत सरकार करती क्या है, तो सरकार ना मोटिवेट करती है या सरकार उन लोगों को इनकरेज करती है या उन लोगों के लिए एक बेस तैयार कर देती है, फाउंडेशन तैयार करती है, नींव तैयार करती है, जो एक्चुअल में एक नया आइडिया लेकर आए हैं और जिनके डेवलपमेंट करने के, जिनके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा है। सुना है चीज, मतलब इसके द्वारा भारत सरकार उन युवाओं के लिए एक नींव या फाउंडेशन तैयार करती है जिससे नए विचारों और उद्यमिता के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है, यानी जिसे नए विचारों को प्रेरित होने की, मान के चलो किसी के पास बहुत सारे आइडिया तो हैं बट उस आइडिया के लिए आइडिया तो है बट फंड्स नहीं है, ठीक है, या आइडिया है फंड है बट इंकरेज नहीं हो पा रहा वो अपने आप को, तो इसके लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम बनाई गई है, ठीक है। इसके अनुसार स्टार्टअप उसे समझा जाएगा, पर स्टार्टअप क्यों समझाएगा, तो उसे समझाया जाएगा जो भारत में रजिस्टर्ड हो और प्लस में जो 10 साल से पुराना हो। मान के चलो कि मेरा कोई बिजनेस है और मैं 20 साल से कर रहा हूं और मैं कहूं कि मेरा स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप नहीं होगा भाई। स्टार्टअप का मतलब एक ऐसा इंडस्ट्री या तो बिल्कुल नई आइडिया हो, और अगर नया आइडिया है नहीं, अगर कुछ पुराना है तो पुराना में भी कितना पुराना होना चाहिए, केवल 10 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। तो यह चीज, साथ ही जिसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो, यानी कि आप 100 करोड़ से ज्यादा हो, या मतलब इसका एनुअल टर्नओवर जो है ना, यानी कि पूरे साल जो उसकी ऑपरेटिंग सेल्स होगी वो कितने की होगी, 100 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा ना हो, सॉरी 100 करोड़ से ज्यादा ना हो, ठीक है। सही जी भाई। तो क्या है हमारे पास, स्टार्टअप किसको माना जाएगा, वह जो नया रजिस्टर्ड हो इंडिया के अंदर, या फिर जो 10 साल से ज्यादा पुराना ना हो, और साथ ही जिसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज्यादा ना हो, ठीक है। और तीसरा, जो कि इनोवेशन के लिए काम कर रहा हो, इनोवेशन न्यू आइडिया, न्यू क्रिएशन के लिए काम कर रहा हो, तथा किसी विशेष टेक्नोलॉजी द्वारा या पेटेंट हो उसके पास, मतलब उसके पास एक ऐसा आइडिया हो जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। समझ जाए, हाँ। तो स्टार्टअप योजना सरकार के द्वारा किया गया एक बेहतर इनिशिएटिव था, जिसके तहत सरकार क्या करती है, उन युवाओं के लिए एक फाउंडेशन तैयार कर देती है जिनके पास आइडिया है, जिनके पास इनोवेशन करने को तो है, बट जिनके पास लैक ऑफ फंड्स है या जिनके पास लैक ऑफ इंकरेजमेंट या मोटिवेशन है, ठीक है। समझ भाई। तो ये था स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में, ठीक है। तो यस, now अगर हम बात करेंगे, अभी लास्ट में आप लिख लेना एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, एडवांटेज ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो इसके फायदे क्या होते हैं, तो पहली बात, टैक्स रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको 3 साल के लिए। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया स्टार्टअप इंडिया के तहत और आपको वेरीफाई भी हो गया कि हाँ भाई ये सच में एक कंपनी ऐसी है जो 10 साल से पुरानी नहीं है और इसके पास एक ऐसा आइडिया है जो मार्केट में है नहीं, अगर रजिस्टर्ड हो गए तो आपको सरकार क्या करेगी, स्टार्टअप इंडिया के तहत आपको 3 साल के लिए टैक्स फ्री कर देगी, ठीक है। एक 3 साल के तो भी होता है, प्लस में ना फ्री कर देगी आपको 3 साल के लिए फॉर कैपिटल गेन। कौन से गेन पर, कैपिटल गेन पता है क्या होता है, देखो कैपिटल गेन का मतलब होता है आमतौर पे ऐसा गेन या ऐसा लाभ जो आप कहां से करते हो, जो आप फिक्स एसेट्स को बेस पे कमाते हो। जैसे मान के चलो मेरे पास तो कोई मशीन है, तो उस मशीन को मैंने बेचा, मशीन मेरे लिए फिक्स एसेट्स है, अब मशीन में रोज तो नहीं बेचूंगा ना,
आपको पता है ना रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में क्या होता है? रेवेन्यू इनकम ऐसे इनकम होते हैं जो आप अकाउंट में पढ़ रखा है आपने, जो आप लगातार कमाते रहते हो। वही कैपिटल वाले कौन से होते हैं? जो आप रोज नहीं कमाओगे बल्कि साल या बहुत सालों के बाद कमाओगे। ठीक है, जैसे आप मशीन आप रोज तो नहीं बेचोगे ना, कभी कभी बेचोगे, तो इन पे आपको जो फायदा होता था ना, पहले आपको इस पे भी टैक्स देना पड़ता था, बट अब आपको इस पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा 3 साल तक के लिए, अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत। ठीक है, तो टैक्स फायदा, कैपिटल गेन का फायदा मिल जाएगा आपको, फंडिंग प्लस में सरकार जो है ना स्टार्टअप इंडिया के तहत 10,000 करोड़ रुपए तक को सपोर्ट करना चाहती हो। प्लस में अगर आप स्टार्टअप इंडिया के रजिस्टर्ड हो ना, तो बैंक वाले भी आपको इजीली आपको क्या कर देंगे? लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, प्लस में अल्सो फ्री फ्रॉम द फी, आपको ना प्लस में कोई भी आउटसाइडर फी नहीं लगेगा। और प्लस में अगर आप जो है पेटेंट होल्ड करते हो, कोई आपके पास कॉपीराइट है ऐसी चीज, तो सरकार उसमें आपको 80% फीस भी माफ कर देती है बनवाने के लिए। ठीक है भाई। और देन एक और चीज क्या होता है हमारे पास? सिंप्लीफिकेशन और हैंड होल्डिंग है। सरकार ना इसमें आपको कभी भी समय पर, अगर आपको कभी भी कोई सलाह की आवश्यकता हो, अगर आपको आवश्यकता है किसी सरकारी सपोर्ट की, तो सरकार आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, कहेगी बेटा तुझे दिक्कत हो रही है, मैं तेरे साथ हूं। सुना चीज स्टार्टअप इंडिया के तहत होगा। और प्लस में 1 डे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एक दिन के अंदर। ऐसा नहीं कि लंबी प्रक्रिया है भाई, जमा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन के अंदर आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था आपका स्टार्टअप इंडिया के फायदे हैं। क्या क्या? टैक्स रिलेशन मिल जाता है आपको 3 साल के लिए, कैपिटल गेन पे आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, सरकार फंड कर देती है आपको। अब फी जो होता है ना, फी में आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, 80% डिस्काउंट अगर आपके पास कोई अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, अगर आप चाहते हो पेटेंट क्रिएट करना अलग से। फिर सिंप्लीफिकेशन, हैंड होल्डिंग है, यानी सरकार हमेशा आपका हाथ पकड़ के रहेगी, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। ठीक है, फिर 1 डे रजिस्ट्रेशन, और एक दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो ये था स्टार्टअप इंडिया के फायदे। ना अब हम बात करेंगे किसके बारे में, देखो ध्यान से समझना। तो अब हम बात करते हैं, देखो अब है हमारे पास क्या, तो अब जो है वे टू फंडिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना ध्यान से, कि आखिर स्टार्टअप इंडिया वाले जो भी आपकी मान के चलो मैं जो हूं, मैंने स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना एक कंपनी जो है, अपना एक एंटरप्राइज जो है मैंने रजिस्टर्ड करवा लिया। क्या करवा लिया? रजिस्टर्ड करवा लिया। तो अब मुझे फंड्स कहां से मिलेंगे? तो याद रखना फंड के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, फंड्स के कई सारे तरीके हैं, ये बताता हूं इसके बारे में। हाँ, तो देखो समझ से बात करते हैं यहां पर कि आखिर ना जो स्टार्टअप इंडिया के तहत जो भी फर्म्स रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको फंड्स कहां से आते हैं? फंड करने के तरीके तो बहुत सारे तरीके हैं, याद रखना। पहला तरीका होता है बूट स्ट्रैपिंग, या फिर हम इसे कहते हैं सेल्फ फंडिंग। मतलब पहला तरीका तो ये भाई कि अपने आप से जो आपने जमा पूंजी है वो लगाओ, अपने मम्मी पापा से मांगो, दोस्त यारों से मांगो, ये होता है बूट स्ट्रैपिंग। समझ? पहला फंड प्राप्त करने का तरीका, मुझे स्टार्टअप आया, मैं अपने हिसाब से पैसे लगाऊंगा, अपने माँ बाप से या अपने फ्रेंड से मांग लूंगा, वो होता है बूट स्ट्रैपिंग या सेल्फ फंडिंग। दूसरा होता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल और आपका एंजल इन्वेस्टर, इनमें भी अंतर आएगा। पहले भी आपको बताऊं वेंचर कैपिटल होता है क्या है, पर वेंचर कैपिटल से पहले मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट प्रोग्राम। कई सारे सरकारी कार्यक्रम होते हैं जो आपको गवर्नमेंट जो है फंड्स प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था ना, सरकार ने इसके तहत कहा था क्या कि 10,000 करोड़, जिसमें से एक होता है स्कीम है सरकार की, कौन सी? मुद्रा योजना। मुद्रा मतलब क्या है? पीएम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंसिंग एजेंसी। मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंसिंग एजेंसी। ठीक है, जिसके तहत ना इंडस्ट्री को 3 तरह से बांट दिया गया है। शिशु, ये इंग्लिश में भी है, शिशु जिनको 50,000 तक का लोन देगी सरकार, किशोर जिनको 5 लाख तक का, और तरुण जिनको कितने लाख तक का? 10 लाख तक का लोन देगी। ठीक है, सरकार के द्वारा फंड होता है। फिर अभी इन दोनों को बताया, मैं बताऊंगा इकट्ठे, इन दोनों में अंतर है इसलिए। फिर तीसरा होता है, चौथा होता है क्राउड फंडिंग। अब क्राउड फंडिंग में पता है क्या होता है कि जो मान के, अच्छा आपने एक ऐड देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत का, अगर आपको ऐड याद है तो, वो एक जाता है, मतलब सुशांत सिंह राजपूत जो है एक लोकेशन पे है, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि दोस्तों एक नया स्टार्टअप किया है, प्रॉफिट की गारंटी तो नहीं दूंगा, बट हाँ इतना जरूर है कि उड़ने में मजा बहुत आएगा। अगर आप लोगों ने सुना हो ऐसा ऐड, ये ऐसा डिटो यही ऐड है। ठीक है, मतलब उसमें सुशांत राजपूत का एक ऐड था, मैं उसका फैन था ना थोड़ा सा, इसलिए मैं ज्यादा उसको फॉलो करता था। आधा तो मंकू तुमने देखा ना, तो वो इससे ये डायलॉग बोलता है कि दोस्तों एक नया स्टार्टअप किया है, ठीक है, नया स्टार्टअप किया है मैंने, और प्रॉफिट की गारंटी नहीं दूंगा, बट हाँ उड़ने में मजा बहुत आएगा। तो ये होता है एक तरह से क्राउड फंडिंग, जिसमें ना मैं अपना स्टार्टअप जो है जनता के सामने रखता हूं कि देखो भाई मेरा ये आइडिया है,
जिसको भी लगता है कि मेरा आइडिया बेस्ट है ना, वो आए और आ करके अगर चाहे तो मुझे कुछ दान दे दे, ठीक है, या फिर मेरे में इन्वेस्ट करे, ठीक है, मेरे आइडिया पे इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? तो मेरा अगर बिजनेस चला तो आप साथ में मिलके एंजॉय करेंगे, नहीं चला तो साथ में मिलकर डूब जाएंगे। बट अगर चला तो गारंटी यही होती है कि मिलकर हम बहुत कमाएंगे, और हो सकता है तो मैं आपको बेनिफिट देता रहूं। जैसे कि मान के चलो मैं आपको मानूंगा कि आपने मुझे दान दिया है इस चीज के लिए, तो मैं हमेशा आपको याद रखूंगा, और आप कभी भी मेरी कंपनी में आओगे, मेरी कंपनी में कोई प्रोड्यूस करोगे तो मैं हमेशा आपको प्रेफर करूंगा पहले, ठीक है। ये होता है समझा? क्राउड फंडिंग। हाँ, एक होता है हमारे पास इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर। अब इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर में होता क्या, समझ ध्यान से। इंक्यूबेटर का मतलब होता है आमतौर पे, इंक्यूबेटर के तहत ना किसी को भी, देखो दो तरह की संस्थाएं होती हैं, एक होता है इंक्यूबेटर, एक होता है एक्सेलरेटर वाली। इंक्यूबेटर ऐसी एजेंसी मानी जाती है जो कि क्या करती है, बच्चे की तरीके ट्रीट करती है स्टार्टअप बिजनेस को, एज अ चाइल्ड, ठीक है। और ये उस बिजनेस पे इन्वेस्ट तो कर रही है, बट उसे इन्वेस्ट करने के साथ साथ उसे ना चलाना भी सिखाती है, मतलब चलाना मतलब वॉक करना, समझो। बट जो एक्सेलरेटर होता है ना, वो पहले से ही जो कोई कंपनी ऑलरेडी चल चुकी है उसको किस तरह से दौड़ाएं, रन करना सिखा रही। दोनों में अंतर है, देखो ये सिखाती है उनको वॉक करना, बट ये सिखाती है उनको रन करना। इंक्यूबेटर कि भाई स्टार्टअप आए, इंक्यूबेटर जो होता है स्टार्टिंग से ही रहता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बट जो एक्सेलरेटर होता है वो तब आता है जब कंपनी अच्छा कर रही है और उसे और ग्रो करवाना है, तब एक्सेलरेटर है, ठीक है भाई। हाँ, फिर आपका अगर हम बात बताते हैं, अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, वेंचर और आपका एंजल में। एक बार दोनों की रेफरेंस देखते हैं। देखो वेंचर का मतलब क्या होता है, तो इसमें स्टार्टअप, इसमें जो होता है आपका स्टार्टअप इसमें स्टार्टअप उन पेशेवर या उन प्रोफेशनल संस्था से पूंजी का अरेंज करती है जो कि विकास संभावना के दीर्घकालीन विकल्प उपलब्ध कराते हैं। समझ ध्यान से, इसमें क्या होता है वेंचर कैपिटल के अंदर, अगर हम बात करें तो वेंचर कैपिटल के अंदर होता है क्या आमतौर पे, तो इसमें एक प्रोफेशनल संस्था है हमारे पास, कोई पेशेवर संस्था होगी, एक इंस्टीट्यूट होगी ना, वो इन स्टार्टअप को क्या करती है, पैसे प्रोवाइड करती है। और वो भी तब प्रोवाइड करेगी जब उनको लगेगा कि हाँ भाई इसमें ना हो सकता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखे। सही, ये चीज कई सारे ऐसी एजेंसी होती है। और एंजल वाले में भी क्या है, तो दीज आर ऑल्सो द प्राइवेट इंस्टीट्यूट विच इन्वेस्ट और फोकस टू इन्वेस्ट द स्टार्टअप। ये भी वही है हमारे पास, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही है, ठीक है, ये भी वही मैनेज करते हैं, वो भी क्या करते हैं आपका, वो भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दे रखा है गूगल। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है हमारे पास। वेंचर वाला जो होता है ना आमतौर पे, तो ये क्या करता है, ये कंपनी को इन्वेस्ट तो करेगा, कंपनी में हेल्प तो करेगा, बट ये कंपनी के क्या करते हैं, कुछ इक्विटी अर्ज करते हैं, इक्विटी ले लेंगे तुम्हारी, तुम मुझे अपनी कुछ इक्विटी दो, मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको अपनी फैसिलिटी, मैं आपको पैसे प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। सही चीज, इक्विटी दो, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको फंड्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बट ये जो होते हैं आपको, ये बेसिकली बने ही इसीलिए होते हैं कि भाई हम आपको क्या करेंगे, हम आपको फंड देते हैं, ठीक है, आप हमें प्रॉफिट देते रहना, ठीक है, बट हम आपको एक तरह से गाइड भी करते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके क्या होते हैं, कौन कौन से हैं वे ऑफ फंडिंग है, बूट सर्विंग अपने आप से लगाओ। वेंचर वाले में एक संस्थाएं बनी है जो इक्विटी के बदले में आपको फंड दे देगी, ठीक है। तीसरा गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, जैसे मुद्रा स्कीम हो गया। फिर एंजल इन्वेस्टमेंट वाले में क्या था हमारे पास कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको फंड्स तो प्रोवाइड करेंगे, बट आपको गाइड भी करते रहेंगे समय समय पर कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है, समझ चीज। फिर अगला होता है क्राउड फंडिंग, जिसमें आप जाओगे जनता के पास जाकर के बोलते हो कि भैया आप हमारे में या तो इन्वेस्ट कीजिए या फिर हमें कुछ डोनेशन दे दीजिए, ठीक है। और एक आपके पास होता है इंक्यूबेटर। मैंने बताया इंक्यूबेटर जो होता है एक फर्म को ना, स्टार्टअप को एक तरह से बच्चे की तरह ट्रीट करती है, एक स्मॉल चाइल्ड की तरह, और उसे वॉक करना सिखाती है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से रहेगी आपके साथ एंड तक। बट जो एक्सेलरेटर होती है वो तब आपको हेल्प करेगी जब आप चलने लायक हो चुके हो, कि बस आपको तेजी से ग्रो करना है, छलांग लगानी है, तब के बारे में, ठीक है। तो ये है आपका वे ऑफ फंडिंग के बारे में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इनमें, जो अगला होता है हमारे पास वो होता है क्या, अच्छा देखो, अब एक होता है आईपीआर। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखो इसका अभिप्राय किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा बिना सहमति के बाहरी उपयोग से कानूनी रूप से सुरक्षा। देखो आईपीआर का मतलब होता क्या है कि मान के चलो मैं कोई एक नया आइडिया लेकर आया, मैं कोई नया विचार लेकर आया, मैं कोई नई टेक्नोलॉजी में डेवलप कर दी, मैंने कोई नया इन्वेंशन कर दिया। अब उस इन्वेंशन या उस टेक्नोलॉजी या उस मेथड या उस आइडिया पर कोई मुझसे बिना पूछे, कोई बाहरी का बंदा, कोई मुझसे बिना पूछे कोई बाहरी बंदा उसका प्रयोग ना कर ले, इससे जो मुझे लीगल प्रोटेक्शन देता है वो देता है मेरा आईपीआर। समझा चीज।
तो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है? ऐसे मान के चलो, होता है कॉपीराइट क्लेम, आपने नाम सुना होगा, या आपने नाम सुना होगा कि भाई पेटेंट का, आपने ट्रेडमार्क का नाम सुना है, ठीक है, कि मैंने कोई इन्वेंशन कर लिया, अब मेरा इन्वेंशन कोई और यूज ना करे, तो उससे प्रोटेक्ट करना आपका होता है ये सारे। सुना है भाई? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या है कि आप जो है ऐसे संपत्ति पे अपना अधिकार चाहते हो कि भाई जो आपने अपने आइडिया से, अपनी मेहनत से अर्ज किया है और वो अभी तक मार्केट के अंदर कभी है ही नहीं, ठीक है, और कोई भी आपसे उससे बिना पूछे आपका उसका इस्तेमाल ना करे, ठीक है, उससे कानूनी सुरक्षा देता है आपको। इसमें कई प्रकार की परिसंपत्तियां शामिल हो सकती है, जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट, ठीक है, समझ भाई। अब अगर हम बात करेंगे तो होता है क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ आईपीआर। आईपीआर कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 3 होते हैं हमारे पास, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट टू कॉपी योर ऑन वर्क। जैसे हमने कोई काम करते हैं यूट्यूब चैनल पे, आपने देखा होगा कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा कि भाई मेरा कोई खुद का आइडिया होगा, मैं जो कोई काम कर रहा हूं ना, उस काम के ऊपर एक राइट लगा देना कि कोई बिना पूछे इस काम को दोबारा इस्तेमाल ना करे, मेरे वर्क को दोबारा इस्तेमाल ना करे, उसके हम कहते हैं कॉपीराइट, ठीक है। दूसरा होता है ट्रेडमार्क, टू प्रोटेक्ट योर बेनिफिट ब्रांड नेम। अब आमतौर पर जो ट्रेडमार्क होता है वो ब्रांड मार्क का होता है, जैसे कि मान के चलो आपने देखा होगा जो LIC का है, ठीक है, ये आपके वो होते हैं, ब्रांड मार्क होते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम बात करते हैं ना, जैसे कि मान के चलो PW फिजिक्स वाला, ये सारे उसके ट्रेडमार्क हो गए, ठीक है, कोई इस्तेमाल करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरा होता है हमारे पास पेटेंट। अब पेटेंट किस पे लगता है? तो आपने कोई नया आविष्कार कर दिया हो, या आपने कोई ऐसा विचार बता दिया हो, या आपने कोई ऐसा मेथड, ऐसा प्रोसेस खोज डाला हो जब तक है ही नहीं, पहले से रजिस्टर नहीं करता, ठीक है, तो उसके लिए पेटेंट होता है। तो ये आपके ट्रेडमार्क के, ये आपके ट्रेडमार्क जो ब्रांड नेम के ऊपर है, ये आपके खुद के किए गए कामों के ऊपर, और ये आपका आविष्कार हो, आपका कोई इन्वेंशन हो, या फिर आपने कोई डिस्कवरी कर दी हो, या फिर आपने कोई प्रोसेस या आपने कोई आइडिया खोज डाला हो, तो उस पे लगता है आपका क्या? पेटेंट, ठीक है। ये सारे आईपीआर हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे मेहनत को किसी बाहरी लाभों से बचाने के लिए, ठीक है, समझ आया? अब एक लास्ट होता है आपके पास, कौन सा? तो अब हो गया खत्म। यही था आपके पास जो चैप्टर थे, उस चैप्टर का जो मेन चीज था ना आपके पास, वो था आपके पास कि आखिर माइक्रो या फिर स्मॉल बिजनेस होता क्या है, स्मॉल बिजनेस के फायदे क्या हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि कौन कौन सी एजेंसीज जो हैं जो इनको प्रमोट करती है। मैंने बताया इसमें 2 चीज मेन है, आपका एक NSIC, RRB, नाबार्ड, और एक आपका DIC, ये कुछ आप इंपॉर्टेंट नाम थे। फिर हमने देखा था क्या? एंटरप्रेन्योरशिप, इसके फायदे क्या होते हैं, और एंटरप्रेन्योर। फिर इसके हमने बात किया था स्टार्टअप। स्टार्टअप में कौन कौन से वे ऑफ फंडिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आईपीआर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो ये था आपका आईपीआर का, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर था वो आज यहीं पर समाप्त हो जाता है।